Viewers, West Bengal is witnessing a high-stakes second phase of assembly elections, with polling underway across 142 constituencies that could decisively shape the state's political future. Now, over 3.2 crore voters are eligible to cast their votes in this phase, with more than 1,400 candidates in the fray across key regions, including South Bengal and Kolkata. Now, viewers, early trends show steady participation, with voter turnout at 18.39% till 9 am, even as authorities maintain heavy deployment of central forces to ensure smooth polling. Now, viewers, the contest remains intense, with Chief Minister Mamata Banerjee facing a strong challenge from BJP, especially in the high-profile Bhawanipur seat, where Suvendu Adhikari is in the fray. Now, the Election Commission has highlighted strong enthusiasm among women and young voters, with long queues since early morning. However, sporadic incidents of tensions and EVM-related complaints have also been reported from some areas, keeping the atmosphere charged. Now, viewers, with extensive security arrangements in place, all eyes now on whether that TMC retains power or the BJP makes a decisive breakthrough, with results set to be declared on May 4th. आईएनएस के जो वॉरशिप है और जो रफाल है वो डिप्लॉय करना बाकी है। आप वो भी कर दो। जो चीज आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए वो आप बंगाल के लोगों के खिलाफ कर रहे हो और हमें बांग्लादेशी बुलाते हो। तो जो भय और भरोसा की बात करता है, भय और आतंक के परिवेश कौन बना रहे बंगाल में, वो लोग देख रहे हैं और इसका जवाब लोग देंगे। BJP can try every tricks from their rule book. They will fall flat on their faces when the results come out. इस बार जो ये हम लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई में लोग शामिल है। 27 लाख वोटर को काटा दिया गया है, तो और पहले 60 लाख। तो अब जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम रह गए हैं वो डेफिनेटली सब 100% वोट देने आएंगे। इसीलिए वोटिंग परसेंटेज तो बहुत हाई होना ही है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। प्रतिशोध लेने का वोट दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट 5 महीनों से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने जो मजाक किया है लोगों के साथ, लोकतंत्र के साथ, लोग उनका अच्छा कड़ी जवाब लोग देंगे और बल्कि पहले फेज़ में ऑलरेडी दे चुके हैं। तो आज वो होने वाला है। सो जो काम हमने शुरू किया था पहले फेज़ में वो सेकंड फेज़ में ख़त्म होने वाला है। बीजेपी के लिए कोई डू और डाई नहीं। हम 70-75 साल से राजनीति कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े हैं। आज 21 राज्यों में हमारी सरकार है। माननीय मोदी जी को 3 बार लोगों ने चुना प्राइम मिनिस्टर। तो हमारी लड़ाई चलता रहता है। हमारी लड़ाई किसी एक चुनाव के लिए नहीं है। समाज परिवर्तन के लिए हम आए हैं। लोगों की जिंदगी में परिवर्तन हो, लोगों की और सामने परिवर्तन दिखे, विकास दिखे, इस प्रकार लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एक प्रक्रिया है, यात्रा है हमारे लिए, और हम लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। Now, viewers, I'm being joined by my colleague Madhu Kalpita, live from Bhawanipur Assembly, and senior journalist Pratim Ranjan Bose. Thank you both of you for joining. Now, Madhu Kalpita, क्या माहौल है भवानीपुर में? मुख्यमंत्री की अभी भी वहीं बैठी हुई है, और थोड़ा तस्वीर दिखाए, क्या अपडेट है भवानीपुर से? देखिए, जो ममता बनर्जी जो यहाँ पे वो बैठे थे वहाँ से अभी वो निकल चुके हैं। अभी दूसरे जगह पे वो जा रहे हैं, लेकिन मैं अभी जहाँ पे खड़ी हूँ एकदम भवानीपुर पुलिस स्टेशन के सामने ही मैं हूँ। खबर यही मिल रहा है कि जिन लोगों को कल रात हुमकी दिया था, जिन लोगों को डराया था, धमकाया था, वो लोग शायद आ सकते हैं थाने में आके रिपोर्ट लिखा सकते हैं। देखिए, ये जो भवानीपुर है, भवानीपुर में आज जो तस्वीरें हमने देखा, ये तस्वीरें शायद ही कभी हम देख पाते, क्योंकि ममता बनर्जी वो सुबह से चक्रबेड़िया जो इलाका है वहाँ पर वो बैठे थे। उनका जो बोलना था कि उनके टीम का एक काउंसिलर, तृणमूल काउंसिलर और इसके फैमिली को कल रात से उन लोगों को डराया धमकाया गया था, और इसीलिए ममता बनर्जी सुबह से वहां पर बैठे थे कि किसी भी तरह से कोई उन लोगों को परेशान ना कर पाए। कुछ देर बाद हमने देखा ममता बनर्जी अंदर गए एक बिल्डिंग के, वहां पे जो लोग थे उनसे बातें करने के लिए, और उसी टाइम पे पूरा सेंट्रल फोर्स वो जो बिल्डिंग, वो जो एरिया है, पूरा एरिया घेर लिया था। फिर कुछ देर बाद उधर लीडर ऑफ अपोजिशन बीजेपी के कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी वो पहुंच गए थे, और शुभेंदु अधिकारी पूरा
इलाका जो है इलाके में वो चल रहे थे और वो एलिगेशन दे रहे थे कि ममता बनर्जी वहाँ पे 50 गुंडा लेके बैठे हैं। लेकिन ममता बनर्जी वो जो बोल रहे हैं कि कल रात से उन लोगों को टीएमसी के वर्कर्स को डराया गया, धमकाया गया, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, यही एलिगेशन हो रहे थे। तो कुछ ही टाइम के लिए मानिए कि वो जो इलाका है बाहर सेंट्रल फोर्स, अंदर ममता बनर्जी और बाहर लीडर ऑफ अपोजिशन बीजेपी के कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी थे। लेकिन ये जो भवानीपुर है इस टाइम पे इलेक्शन के दिन सुबह सुबह यहाँ पे जो दिख रहा है, जो आम पब्लिक देख रहा है कि यहाँ पे कैसे ये लड़ाई चल रहा है। देखिए ममता बनर्जी पहले से ही हमने देखा था, जब से ये इलेक्शन स्टार्ट हुआ था तब से वो एक एलिगेशन ला रहे थे कि सीआरपीएफ के जो लोग हैं, जो जवान है, सेंट्रल फोर्स है, वो लोग ज्यादा एक्टिव है। आज जब ममता बनर्जी अंदर गए थे, उस बिल्डिंग के अंदर जब वो बैठे थे, तब बाहर जब सेंट्रल फोर्स ने पूरा घेर लिया था, पूरा इलाका घेर लिया था, इसी टाइम पे ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी फिर से एक बार एलिगेशन दे रहा है कि आज इलेक्शन के दिन भी सीआरपीएफ बहुत ज्यादा एक्टिव है। मधुकुलपिता बने रहिए। नाउ मिस्टर बोस, यू हैव सीन द ग्राउंड सिचुएशन in Bhawanipur. Mamata Banerjee and Subhendu Adhikari both coming face to face. Mamata Banerjee raising serious allegations stating that the BJP is rigging the polls, the CRPF and the observers are intimidating the Trinamool Congress party workers, and she has been on ground breaking the tradition. So do you see it as a nervousness from the Trinamool Congress Supremo, or is it a tactics from the Trinamool Congress? I mean, whether it is you call it a tactics or a nervousness, please understand that the age-old playbook of holding elections in West Bengal is broken by the EC, and it has seriously disrupted the playbook of the ruling politics. It is, I'm not talking, it is agnostic to Trinamool. All the ruling politics takes advantage of it's electioneering, as I say, it's nowhere in the country such a term exists. So it's basically area domination. Rigging is normalized. Mass rigging is normalized. So these are the violence. So that whole code is broken. Now the EC has broken the code to hold free and fair elections. I mean, politics apart, people are very happy with the election bandobast. So that creates a degree of nervousness to the old players in the game. That's it. Now, Mr. Bose, how decisive? Now, Mr. Bose, how decisive is the 3 M's going to be in the polls in the South Bengal when we talk about Mahila, Muslim as well as the migrants? Because we know that the Mahila and the Muslim has been the decisive, but with the migrants coming in large number from different parts of the country to cast their vote, it is definitely for their existence, but it is something that it is difficult to predict this time. Yes. Now, the Muslim vote is a constant to Trinamool. It has already super consolidated between 2021 and 2024. And the polling rate has been very high. There had been some deletions. Overall, there is no upside to this number. The migrant laborers, now Trinamool had the advantage that Hindus voted less traditionally. So that advantage is gone now. Hindus are voting at par with the Muslims. So that is the game changer. And the entire net addition to the poll, to the votes, is by Hindus. So that is creating everyone in the tenterhooks. BJP, maybe expecting that they will vote for them, and Trinamool is worried that it might go against them. Because if you look at the statistics, roughly 60% Bengali Hindus, and TMC gets roughly 1 out of every 6 Bengali Hindu supports Trinamool. 1 to 1.5 it may be. So that makes, of course, it's not good equation for BJP. Sorry, for Trinamool. There are many other factors. For example, in Kolkata, traditionally, it has been the vote, the winner was decided by the slums, or let's say subalterns. This time, that advantage is gone because the voter list is down by 30%, and the rigging, the age-old contributor in the tally, so that's gone. So, these Bhadraloks, what you called Bengali Bhadraloks, so these, or you can say the flat apartment dwellers,
these votes are going to make major sense in this year's election in Calcutta and the suburbs. And as you have rightly said, the women voters. Now, this is the code that can keep Mamta in power. We are unaware yet. There are two actually uncertainties. One is 18 to 24 age group, the Gen Z as you call them, and the women voters. How are they going to respond? I think the finally it is coming down to that. Bose, please stay connected. Now, viewers, we are getting a breaking news. The BJP has leveled serious allegation of poll malpractice in Falta, with Amit Malviya claiming voters in several booths were prevented from voting for the BJP after the party symbol on EVMs was allegedly blocked with tape. Now, calling it the so-called Diamond Harbour model, the BJP linked the charge to TMC candidate Jahangir Khan and has demanded an immediate repoll in all affected booths. Now, specific booths have also been flagged by BJP as evidence escalating the political confrontation in a constituency already under intense spotlight. Now, viewers, let's straight away go to my colleague Madhu Kalpita, who's still connected with us. Now, Madhu Kalpita, हमने जो देखा है कि बड़ी लंबी कतारें लग रही है पोलिंग बूथ के बाहर। आप ग्राउंड पे हैं, क्या बातचीत हुआ है आपका वोटर्स के साथ और क्या-क्या मुद्दे सामने आए हैं? क्या ईवीएम रिलेटेड कोई डिफिकल्टी सामने आई है भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पे आप हैं? চাইছিল তো আমাকেও বলেছে যে আমি উঠিয়ে নিয়ে যাবে আমাকে, আমি যেখানে কোনো মহিলা কেউ নেই আমি সেটা কি করে ওরা পারে এই অবধি। তো এটা অনেকক্ষণ ধরে করেছে, ওরা অনেকক্ষণ ছিল। কতক্ষণ ছিলেন তাও? ওরা ছিল আধ ঘন্টা মতো ছিল। আধ ঘন্টা মতো? আপনি তখন বাড়িতে একা? হ্যাঁ, আমি একা ছিলাম, আমার ছেলেও এলো। তারপরে তো ছেলে তো আগেই ছিল বাড়িতে, ও ছিল ওপরে ছিল, ও তো খবর পাইনি চট করে। হ্যাঁ, কিন্তু ওরা বলেছিল আমরা ওপরে আপনার ঘরে যাবো। আমি বলেছি না। মানে বাড়িতে কি তল্লাশির কোনো ইন্টেনশন ছিল? আমি সেটা বলতে পারছি না ওদের কি ইন্টেনশন ছিল। ইন্টেনশনটা ভালো নিশ্চয়ই ছিল, না নাহলে আমাকে কেন বলবে যে তুলে নিয়ে যাবো আপনাকে। কোনো মহিলা, হ্যাঁ মহিলা পুলিশ নেই, কোনো কলকাতা পুলিশ নেই, কিচ্ছু নেই। কোনো মহিলা পুলিশ ছিল না? মানে সবাই না, আমার কাছে এটা রয়েছে কোনো সিআরপিএফ এসব সেন্টার। হ্যাঁ, না কেউ ছিল না, নো ওয়ান কেউ ছিল না। একবার হিন্দি में এসি এখানে একটু কমপ্লেনটা লজ করে নি। एक बार हिंदी में बोल दीजिए। हिंदी में मैं पैचू कि आप ये जो तस्वीर दिखा रहे थे, ये कल रात आपके घर में सेंट्रल फोर्स आए थे? हाँ, सेंट्रल फोर्स आए थे। फिर आके बहुत सारा बोला कि असीम बोस नहीं निकल पाएंगे कल, अगर ना निकले तो अच्छा है। तो मैंने बोला कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, उनको तो निकलना ही है, आप लोग कैसे मना कर सकते हो, क्रिमिनल तो है ही नहीं। तो फिर मुझे बहुत स्लैंग यूज़ किया मुझे मेरी तरफ। जब मेरा लड़का आया तो उनको वो जब स्लैंग जब यूज़ करता और मुझे जब बोल रहा था कि उठा के ले जाएंगे, तब मेरा लड़का वीडियो करने जा रहा था मोबाइल से, तो उसका मोबाइल लेके मैक्सिमम वीडियो डिलीट कर दिया। ম্যাক্সিমাম ভিডিও ডিলিট করে। দিদি, তাহলে এই যে ছবিটা আপনি দেখাচ্ছেন, এই কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই জওয়ানরা কাল রাতে আপনাদের বাড়িতে গিয়েছিল আপনাকে ধমকানোর জন্য? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সবটা জানিয়েছেন? হ্যাঁ, উনি दीदी सब जाने। আপনি কি এখন থানায় অভিযোগ জানান? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। अभी आप देख सकते हो जो मेरे साथ जो थे अभी टीएमसी काउंसिलर असीम बसु, उनके वाइफ थे। और ये जो एलिगेशन कि कुछ टाइम पहले हमने दिखाया था कि ममता बनर्जी गए थे इनसे बात करने के लिए। क्या हुआ था, कल रात असीम बोस जो काउंसिलर है वो घर में नहीं थे, लेकिन उनका वाइफ वो अकेले घर में थे, उनका बेटा था और उन दोनों अकेले थे घर में। उसी टाइम पे सेंट्रल फोर्स और पुलिस जाके उन लोगों को डराया धमकाया। ये कहा गया कि असीम बोस को आज सुबह घर से ना निकले ये बोलकर डराया। 30 to 40 मिनट्स सेंट्रल फोर्स अंदर थे, यही एलिगेशन कर रहा है असीम बोस एंड उनकी वाइफ। अभी भवानीपुर थाने में आए हैं उन लोग, जो कंप्लेन है वो कंप्लेन लॉन्च करने के लिए वो आए हैं। कुछ टाइम पहले ममता बनर्जी खुद जाके इन दोनों से बात करके आए थे और कुछ टाइम पहले ममता बनर्जी पूरा का पूरा जो सिचुएशन है वो सिचुएशन मॉनिटर कर रहा है। अभी ये कंप्लेन लॉन्च होने के बाद क्या करते हैं, कौन से स्टेप लेते हैं, यही देखेंगे हम लोग। मधु कल्पिता, देखिए ये बड़ा आरोप है टीएमसी के काउंसिलर की तरफ से लगाया जा रहा है सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ। और वहीं देखिए बीजेपी जो है फाल्ता में एलिगेशन लगा रही है कि
चुनाव को लेके मैल प्रैक्टिस चल रहा है, तृणमूल कांग्रेस मैल प्रैक्टिस कर रही है और बीजेपी ये डिमांड कर रहा है कि जहां जहां मैल प्रैक्टिस चल रही है वहां फिर से रीपोलिंग हो। तो आप इस वक्त भवानीपुर में मौजूद हैं, आपने वोटर्स के साथ बातचीत किया है, क्या वोटर्स ने कुछ आरोप लगाए हैं ईवीएम को लेके, ईवीएम मैल फंक्शन को लेके, या हर पोलिंग बूथ में ईवीएम सही तरीके से चल रहा है भवानीपुर में? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा आरोप भवानीपुर में जो वोटर्स है उन्होंने नहीं लगाया, लेकिन ममता बनर्जी एक बात बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रल फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स लोग बहुत ज्यादा एक्टिव है, ये एलिगेशन बार बार कर रहा है। आप कुछ ही समय पहले आप देखा कि असीम बोस, उसके वाइफ, उन लोगों को भी कल रात से डराया धमकाया गया था, और ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी, उनको भी डराया था। और कार्तिक बनर्जी उन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि ये सेंट्रल फोर्स और पुलिस लोग जो है वो सारे लोग कल रात से बहुत सारे आम पब्लिक को, उन लोगों को भी अरेस्ट कर रहा है, यही एलिगेशन उठ रहा है। लेकिन देखिए, ये भवानीपुर में जो ईवीएम के बात आप कर रहे थे, अभी तक भवानीपुर का कोई पब्लिक जो जनरल वोटर है उन्होंने अभी तक ईवीएम को लेकर कोई भी मुद्दा नहीं उठाया। जी बिल्कुल गीता। Now, Mr. Bose, you heard the allegations coming in from the Trinamool Congress councillor against the CRPF. Now, the BJP says that the voters in Falta are being prevented for voting for the BJP after the party symbol on EVMs were allegedly blocked with tape. Now, in the first phase, we have seen that the polling went quite peacefully. There was no repolling ordered or demanded by the BJP or the Trinamool Congress. But right now, during the second phase, the BJP is demanding that wherever malpractices are going on, there should be repolling done. Right. So Falta, for example, I mean, that area records the highest polls, as you are aware, the Diamond Harbour Lok Sabha, country's highest margin and etc. One can understand that such things are a little suspicious. It has been in the past as well from Arambagh, CPIM's one MP used to be elected with the record margins in the country. And that area is well known for the political malpractices. So this is, of course, what is going on. But overall, I should say, given that the stakes are involved, see, this is the phase which will ensure whether TMC can retain power, period. And this is, I mean, the reverse is also true, whether BJP can make any dent. So that said, the allegations and counter allegations are very less. The areas on which since morning the some kind of tension has emerged, like as in Bhangor, Degonga, Minakha, these all are notorious areas. So basically heavy bandobast is doing the trick. They all are accusing the CAPF of overaction. You might have noticed that the reactions is that overreacting. CRPF is overreacting. Now, what is overreacting? They are supposed to maintain. I saw that in the past, she was alleging that some police officer, he was accusing some officer in charge of a thana of taking action on Trinamool supporters. Now, police is supposed to do that. Whether they are not supposed to differentiate between Trinamool and BJP. And the only incident of injury that has taken place at Chapra, it is a purely Muslim-dominated area where BJP has no prospect. So I think that is the overall picture. I don't see major violence. I don't see major aberrations. It's for West Bengal standard. Believe you me, I have, since my childhood, I have never seen such peaceful election. Well, Mr. Bose, please stay connected. Now, viewers, we are getting a breaking news where BJP candidate from Bashunti Assembly constituency, Vikas Shardar, has alleged an attack on his convoy by Trinamool Congress workers, and Sardar claims that around 200 to 250 people armed with rods and bamboo sticks targeted his car, smashing windows and creating panic in the area. Now, he further alleged that his driver was also assaulted during the incident. Now, calling it Gundagari, Sardar accused the TMC of intimidation across constituency. Now, the Trinamool Congress has not yet responded to these allegations. Meanwhile, the incident is likely to escalate the
political tensions in the state as campaigning intensifies. Now, viewers, we have the reaction of the BJP candidate himself. 200 और 250 जो टीएमसी गुंडे लोग मेरा ऊपर अटैक किया, वो गुंडागिरी किया और बम्बू और लोहा के रॉड लेकर के आर्म्स लेकर के मार रहा था। इतना मेरा वो कार पे भांगचूर किया, हमारा खुद मर्डर करने के लिए प्रेस रहा। मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड उसका जो लाइसेंस गन वो गन छीन लिया, वो गन छीन करके मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड उसको भूमि पे फैल दिया, लात मार। Now, viewers, let me straight away go to my colleague Madhu Kalpita, who's still with us. Now, Madhu Kalpita, ये देखिए बासुंती असेंबली में विकास शौरदार जो बीजेपी के कैंडिडेट है, उनका ये आरोप है कि उनके कॉन्वॉय के ऊपर हमला हुआ और हमला जो है टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया है और उन्होंने आरोप ये लगाया है कि 200 से 250 लोग जो हैं उनके हाथों में डंडे थे, बैम्बू स्टिक्स थे और उनके कॉन्वॉय को टारगेट किया गया है। Now, viewers, this is the breaking news which is coming right now, where the BJP candidate from Bashunti Assembly constituency, Vikas Shordar, has alleged an attack on his convoy by the Trinamool Congress workers. Shordar claims that around 200 to 250 people armed with rods and bamboo sticks targeted his car, smashing windows and creating panic in the area. Now, viewers, he further alleged that his driver was assaulted during the incident.